हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकमान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड, दैट इज बजट। ये बजट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे आपके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं इस पार्ट में। तो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बजट पार्ट 1। तो अगले वीडियो में हम बजट पार्ट 2 को सीखेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बजट पार्ट 1 को इन डिटेल डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स। तो इसके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को डिस्कस किया था। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, क्या है सिंपल मेजॉरिटी, क्या है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और क्या है स्पेशल मेजॉरिटी। तो अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड्स तो ज़रूर जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन करने वाली यूपीएससी सीएससी 2020 स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है माय फ्रेंड आपके लिए। तो ये अपॉर्चुनिटीज जाने मत देना। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस को। और ये एक जरूरी ऐलान आपके लिए कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, वो भी पेपर 1 जीएस पर अनअकैडमी आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। अगर आप इस एज ए रिवीजन टेस्ट भी आप दे सकते हो, है ना, जिसमें आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प होंगी। अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते हो इसमें, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है माय फ्रेंड्स। और अगर आप 25 मंथ्स के टॉप 25 रैंक्स लाते हो, तो आपको 3 मंथ्स का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है माय फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, जरूर इनरोल के लिए इस मॉक टेस्ट को। तो ये मॉक टेस्ट आपको 30 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को अवेलेबल होंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यू हैव इन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स के साथ आपको सीखने को मिल सकता है। टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से आप सीखने को मिल सकता है, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप की आपको मिल सकती है टॉप 5 रैंक्स को और टॉप 25 रैंक। तो जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, जो कि एनरोलमेंट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये एनरोलमेंट की फीस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जरूर फायदा उठाइए इस अपॉर्चुनिटीज़ का। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं प्रीलिम्स यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को। तो आप अपना यूपीएससी सीएससी 2020 का प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, और आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं माय फ्रेंड्स, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो वो होता है, एक सब्सक्रिप्शन पर आपको लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं होती। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है माय फ्रेंड्स। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिलेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, जो कि टेस्ट सीरीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको अगर लैपटॉप खोलो या मोबाइल खोलो, आप कहीं भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर सिर्फ यूपीएससी सीएससी का एग्जाम्स ही नहीं, अगर आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो माय फ्रेंड्स, तो आंसर राइटिंग सेशंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कैसा रिप्रेजेंटेशन करना है अपने आंसर का, आपको कैसा रिप्रेजेंटेशन करना है अपने आंसर का, और आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने हैं और लाने हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में, और कब सबसे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं माय फ्रेंड्स। तो वो आंसर राइटिंग सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको एक सब्सक्रिप्शन पर मिल सकते हैं। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज भी आपको मिल जाएगा, मेंस टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन, डेली करंट अफेयर्स ये प्ले वाइटर रोल। आपको मालूम है कि डेली करंट अफेयर्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक एग्जाम्स के लिए। तो डेली करंट अफेयर्स भी बहुत की प्रैक्टिस भी आपको अनअकैडमी दे रहा है। तो ऐसे आंसर राइटिंग सेशंस भी, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको अनअकैडमी कर दे रहा है। परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशंस, जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें आपको मिल सकती है सब्सक्रिप्शन कर। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए माय फ्रेंड्स अनअकैडमी के कोर्सेज को। और ये कोर्सेज 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए ये कोर्सेज 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। तो ये 3 मेन लैंग्वेज में आपको सीखने को मिलेंगे माय फ्रेंड्स, जो कि बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी जीएस बैच कोर्स है, इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है। आपको बिलिंगुअल वर्जन में सीखने को मिल सकता है जीएस बैच कोर्सेज, और हिंदी वर्जन में सीखने को मिल सकता है आपको, जो कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। और इंग्लिश वर्जन में भी आपको सीखने को मिल सकता है। बाय फुल सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिलेगा, प्रीलिम एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन विद एनालिसिस आपको मिलेगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे अनअकैडमी इस बैचेस थ्रू, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स। और इंटरव्यू प्रिपरेशंस, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कि इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको इस बैच के थ्रू कर दे रहा है अनअकैडमी। तो ये कौन सी भी अकेडमी ऐसी इंडिया की जो ऐसे ये जो फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड नहीं करती माय फ्रेंड्स। तो ये अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को। और सिर्फ इतना ही नहीं कि T20 डेली करंट अफेयर्स वो भी टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी ऐप पर रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चन 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स।
कि आपने कितने करेक्ट सॉल्व आंसर किए हैं, कितने इनकरेक्ट आंसर सॉल्व किए हैं, वो सब आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। तो टेस्ट एनालिसिस जो मिल जाएंगे तो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आपको करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस आपकी हो रही है माय फ्रेंड्स। और सबसे मेन चीज़, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज को तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT, जिसमें आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक सब्सक्रिप्शन पर। मैं एग्जांपल देता हूँ माय फ्रेंड्स के 24 मंथ्स पर अगर आपको 64,000 पे करने पड़ रहे हैं और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं सिंपल YT तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट नाउ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी के कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। और माय फ्रेंड्स तो जो है ना, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी सिंपल YT ये प्रोमो कोड यूज़ करने में और 10% डिस्काउंट पाने में, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आप हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। हम आपके प्रिपरेशन से रिगार्डिंग भी हेल्प करेंगे। और सिंपल YT ये प्रोमो कोड यूज़ करके 10% इमीडिएटली डिस्काउंट कैसे पाना है तो हमें सब आपको एज ए गाइडेंस आपको हेल्प करेंगे माय फ्रेंड्स। तो चलिए माय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बजट पार्ट 1। ये बजट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि मैंने अभी बोला है तुमको कि आपको ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड हो सकते हैं, इनमें से पॉइंट्स आपके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे ना सबसे पहले और आप पढ़ो तो आपको बजट ये वर्ड कहीं नहीं दिखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात ध्यान में रखना। ये बजट वर्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा, आपको वर्ड क्या दिखेगा? एनुअल फाइनेंशियल है, एनुअल फाइनेंशियल। ये बजट वर्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा तो एनुअल फाइनेंशियल दिखेगा। अगर आप आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, आर्टिकल 112 पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट शाल लेट डाउन द काउज ऑफ एनुअल फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको मैंने क्या बोला कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट कहीं वर्ड नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा तो सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल। तो अंडर द आर्टिकल 12 अबाउट द बजट क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट शॉल लेट डाउन द काउज ऑफ एनुअल फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट। तो ये बजट क्या होता है माय फ्रेंड्स, है ना? किन चीज़ों के अंदर ये बजट आता है और बजट के अंदर किन किन चीज़ों को आते हैं। सिर्फ ये बजट सिर्फ बजट ही नहीं होता, इट इज़ ए वेरी ह्यूज प्रोसेस माय फ्रेंड्स। तो ये प्रोसेस हम जानकर लेंगे क्या आता है बजट के अंदर। तो माय फ्रेंड्स तो चलिए कि बजट क्या होता है कि एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स तो आपके बजट में होते हैं, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं, डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट्स होते हैं और स्कीम्स होते हैं, और इकोनॉमिक पॉलिसीज और टैक्स प्रपोजल और स्कीम्स होते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब आते हैं कि कितना एस्टिमेट्स हुआ रेवेन्यू से हमें कितना एस्टिमेट्स मिला, कैपिटल रिसिप्ट से हमें कितना एस्टिमेट्स हुआ, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। तो पहले क्या होता है ना बजट में, तो पहले एस्टिमेट्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू, एस्टिमेट्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो उसके बाद क्या निकलते हैं, तो एस्टिमेट्स अगर हो गया आपका तो उसमें भी उसके बाद निकलते हैं डिटेल्स, और डिटेल्स एक्चुअल वैल्यू निकलती है आपकी। एस्टिमेट्स मीन्स आपके प्रपोजल वैल्यू रहती है, प्रोविजन वैल्यू रहती है। बट अगर एस्टिमेट्स के बाहर आप थर्ड स्टेप देखोगे तो डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट्स होते हैं और स्कीम्स होते हैं। क्या डिटेल्स इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, है ना, एक्चुअल वैल्यू निकल जाती है वहाँ पर। तो ये थर्ड स्टेप होती है बजट की। और फोर्थ स्टेप होती है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड टैक्स प्रपोजल एंड स्कीम्स। तो माय फ्रेंड्स के अगर जो भी आपको होता है ना कि हर एक गवर्नमेंट का आप देखो अलग टैक्स प्रपोजल्स होते हैं, अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, अगर अलग स्कीम्स होती है। आपको पता है कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की अलग स्कीम्स होती है, अभी मोदी गवर्नमेंट ने अगर बजट निकाला है तो मोदी गवर्नमेंट की अलग टैक्स पॉलिसीज होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, स्कीम्स होती है, अलग अलग कंडीशंस के लिए, है ना माय फ्रेंड्स। तो वो क्या होता है ना, अगर आपकी कंडीशंस नेचुरल है ना, न्यूट्रल कंडीशन है आपकी, तो अलग अलग आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज रहेंगी, अलग अलग आपके टैक्स प्रपोजल्स रहेंगे, अलग अलग आपके स्कीम्स रहेंगे। बट अगर वॉर की कंडीशन आती है या कोई भी रीजन से अगर वॉर की कंडीशन आती है तो आपके जब स्कीम्स बदल जाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बदल जाती है और टैक्स प्रपोजल्स बदल जाते हैं। तो ये बजट्स में आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज इज चेंज होते जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस। जैसी कंडीशन आपकी कंट्री के रहेंगी वैसे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी बनेंगे, वैसे आपके टैक्स प्रपोजल सरकार बनाएगा और वैसे आपकी स्कीम सरकार बनाएगा। तो आपको बजट में ध्यान में क्या होता है कि एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कैपिटल रिसिप्ट्स होता है, और एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। सबसे पहले सब एस्टिमेट्स हो जाते हैं, है ना, सबसे पहले सब एस्टिमेट्स होते हैं, फिर डिटेल्स वैल्यू निकालते हैं, वो एक्चुअल वैल्यूज जो होते हैं, डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट्स होते हैं और स्कीम्स होते हैं, क्या स्कीम्स है इसमें और क्या वैल्यूज आपको चाहिए, क्या टारगेट आपने अचीव करना चाहिए। तो ये सब थर्ड स्टेप में आते हैं, दैट डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट्स। और फोर्थ होता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्स प्रपोजल एंड स्कीम्स। क्या टैक्स प्रपोजल्स है और क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज सरकार ने नई लॉन्च की है और क्या स्कीम सरकार ने नई लॉन्च की है, वो सब बजट के अंदर आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है जिसमें आपको बोला क्या, बजट इज़ ए वेरी ह्यूज प्रोसेस। ये सिर्फ बजट ही नहीं होता, ये सिर्फ शॉर्ट बजट ही नहीं होता, ये इट इज़ ए वेरी ह्यूज प्रोसेस जिसमें आपको सब मिल जाता है, एस्टिमेट्स मिल जाता है, डिटेल्स वैल्यू मिल जाते हैं, और क्या इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार ने नई लॉन्च की है, क्या टैक्स प्रपोजल सरकार सिटीजन से लेना चाहता है, और क्या स्कीम सरकार ने नई लॉन्च की है, तो वो सब अंडर द बजट आता है। इट इज़ ए वेरी ह्यूज प्रोसेस, ये बहुत ही ह्यूज प्रोसेस होती है। और
हम आगे देखेंगे कि अब मनी बिल्स, हमने मनी बिल्स कई बार डिस्कस किया, ये लोकसभा के पॉइंट्स में भी हमने डिस्कस किया है, ये प्रेसिडेंट के टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी हमने डिस्कस किया है कि मनी बिल को हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो मैं यहाँ पर और रिपीट करता हूँ कि जब भी हम मनी बिल की बात करते हैं माय फ्रेंड्स, तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन लोकसभा। ये आपको पता है, जो मनी बिल आपको पास करना है या मनी बिल आपको इंट्रोड्यूस करना है या मनी बिल आपको बनाना है ना कंट्री के लिए, तो ये इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन लोकसभा इसे हैंडल करेंगी। इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, हमने पिछले टाइम में डिसाइड किया है ना, डिटेल में इसे देखा है। तो आप जब मनी बजट पास करते हैं हम, तो आप क्या करते हैं, तब हम डिमांड ऑफ ग्रांट्स भी पास करते हैं, है ना, और टैक्स प्रोविजन भी पास करते हैं और अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स को भी पास करते हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। हम ये 3 चीज़ों को पास करते हैं अगर हम मनी बिल पास करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट्स को भी पास करते हैं, टैक्स प्रोविजन को भी पास करते हैं और अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया को भी पास करते हो। तो ये 3 चीज़ों को पास करते हो। डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है माय फ्रेंड्स, अगर कि सरकार के कुछ टारगेट्स होते हैं इस मनी बिल के साथ ही, बजट जब सरकार निकालता है तो उनके कुछ टैक्स टारगेट्स होते हैं कि हमें इतना पैसा अचीव करना है, इतने टैक्सेस हमें रिफंड करना है, इतने टैक्सेस को हमें अचीव करना है। तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ उनको अचीव करनी होती है बिटवीन द 1 अप्रैल टू 31 मार्च, है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पर बजट का ये जो महीना होता है कि 1 अप्रैल तो 31 मार्च आपको एक टारगेट अचीव करना होता है सरकार को, तो उस हिसाब से आप डिमांड ऑफ ग्रांट्स करते हैं, उस हिसाब से आप टैक्स प्रोविजंस को वसूल करते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। और अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, तो ये क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, अगर आप क्या करते हैं, अगर जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हो गया और मिनिस्टर ऑफ जितने भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यू बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, तो हमें इतना पैसा चाहिए, है ना, हमें 5,000 करोड़ चाहिए, हमें 10,000 करोड़ चाहिए, हमें 12,000 करोड़ चाहिए। तो ये क्या होता है ना, ये इतना अपना प्रपोजल रखते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना, आप समझिए, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें दे दूंगा, बट क्या करते हैं ना आप जब, तो ये कहाँ से देंगे फाइनेंस मिनिस्टर, ये खुद के पास से तो नहीं देंगे, ये कहाँ से देंगे, थ्रू टैक्स प्रोविजंस। आप टैक्स प्रोविजंस कहाँ से वसूल करेंगे, तो वो वसूल करेंगे आप सिटीजन से, ध्यान में। तो टैक्स प्रोविजंस आप कहाँ से वसूल करेंगे, वसूल करेंगे आप सिटीजन से, है ना। तो वही आप डिमांड ऑफ ग्रांट्स अपने पूरे कर सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट को आप दे सकते हैं पैसे जितने बोले उनने मिनिस्टर्स ने। तो फाइनेंस मिनिस्टर ये डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकता, है ना। तो आप डायरेक्टली पैसा कहाँ से पैसा दोगे, आप टैक्स प्रोविजन से दोगे, ये बात ध्यान रखना। और टैक्स प्रोविजन आप कहाँ से वसूल करोगे, तो वसूल करोगे आप सिटीजन से, ये ध्यान देना। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मैंने तुमको दे दिया है, मैं तुम्हें ये पैसे दे दिया है, मैं तुम्हें दे दूंगा ये पैसे, तो वैसे डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर ये बोल नहीं सकते, उन्हें परमिशन ऑफ विड्रॉल देना पड़ता है ना। अब ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स, अगर मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स को क्या होना है 5,000 करोड़ चाहिए, तो फाइनेंस मिनिस्टर आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि मैं 5,000 करोड़ आपको दे दूंगा। तो आपको क्या देना है, विड्रॉल, परमिशन ऑफ विड्रॉल देना पड़ता है। वो परमिशन, वो पैसे निकालने के परमिशन उनको देना पड़ती है, किन्हें देना पड़ती है, कि फाइनेंस मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को देना पड़ती है ना माय फ्रेंड्स। तो दैट्स कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। अगर आपको विड्रॉल परमिशन अगर देनी है तो उसे क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मनी बिल कौन हैंडल करता है, लोकसभा हैंडल करता है, जिसमें डिमांड ऑफ ग्रांट्स होते हैं, आपको कितने पैसे अचीव करने हैं, और डिमांड ऑफ ग्रांट्स आपके डिफरेंट जो होते हैं ना, डिफरेंट मिनिस्टर्स के जो प्रपोजल होते हैं, वो प्रपोजल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को वो पैसे देना पड़ते हैं। तो वो पैसे कहाँ से देंगे आप, टैक्स प्रोविजन, वो टैक्स कहाँ से आप वसूल करेंगे, तो वो सिटीजन से वसूल करोगे। और आपको विड्रॉल परमिशन देना पड़ती है उसमें स्पोर्ट्स को, उस डिपार्टमेंट्स को निकालने के लिए, तो उसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। आपको समझ में आ गया व्हाट इज मनी बिल, क्या स्टेप्स होते हैं मनी बिल में। तो हम आते हैं हम एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो हम इंडिया को ना, हम इंडिया में 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, जो इंडियन कंट्री में 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। फर्स्ट होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, सेकंड होता है मेड एक्सपेंडिचर। अगर आप कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया को, है ना, आप अगर CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, उसे डायरेक्टली पैसे लेते हो, डायरेक्टली पैसे निकालते हो, तो उसे कहते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है। तो इसमें हम क्या, इसमें क्या आता है, इस प्रोसेस कहते हो कि डायरेक्टली आप कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से किस तरह के पैसे निकाल सकते हो। तो इसमें क्या आता है, सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ स्पीकर्स, डिप्यूटी स्पीकर्स, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, मेंबर ऑफ कैग, ये वो अमाउंट होती है ना माय फ्रेंड, जिसमें आप डायरेक्टली CFI से निकाल के, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से निकाल के इन्हें पैसे दे सकते हो। तो वो किस में आता है, वो आता है चार्ज एक्सपेंडिचर में। तो वो क्या, अगर, और एक चीज़ कि अगर सरकार किसी कोर्ट में हार गया, है ना, केस अपना हार गया, तो वो जो पैसे निकालने होते हैं, वो पैसे देने होते हैं, वो भी आप क्या कर सकते हैं, थ्रू चार्ज एक्सपेंडिचर देते हैं, वो डायरेक्टली आप पैसे निकाल कर दे सकते हो, है ना। तो वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली पैसा निकाल सकते हो। तो इसमें कोई वोट की ज़रूरत नहीं होती,
तो पार्लियामेंट में इसका कोई वोट नहीं होता। अगर आपको CFI से डायरेक्टली पैसे निकालने हैं तो थ्रू चार्ज एक्सपेंडिचर, तो आपको क्या वोट की ज़रूरत नहीं होती पार्लियामेंट की, और ये सिर्फ डिस्कस कर दिया जाता है, इसमें वोट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये स्पेशल कमेटी डिस्कस करती है या स्पेशल लोग डिस्कस करते हैं, और फिर जब आप CFI से फंड निकाल सकते हैं, CFI से अपन पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा एक चीज़ होती है मेड एक्सपेंडिचर। मेड एक्सपेंडिचर में क्या होता है माय फ्रेंड्स के सब्जेक्ट टू वोट होता है। मीन्स आपको डिफरेंस तो समझ में आ रहा है, व्हाट इज चार्ज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज सब्जेक्ट मेड एक्सपेंडिचर। तो चार्ज एक्सपेंडिचर में आपको क्या होता है ना, वोट की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ डिस्कस करते CFI से डायरेक्टली पैसे निकाल सकते हो। बट अंडर द मेड एक्सपेंडिचर जो भी आपको फंड निकालना है तो आपको वोट लेना पड़ता है पार्लियामेंट से, है ना। पार्लियामेंट के मेंबर से आपको वोट लेना पड़ता है कि हम ये पैसा निकाल रहे हैं, तो आपको ये वोट देना पड़ता है, तभी आप मेड एक्सपेंडिचर के थ्रू ये पैसा निकाल सकते हैं, ये फंड निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एक्सपेंडिचर एंड मेड एक्सपेंडिचर, है ना। तब हम आते हैं कि लोकसभा की तरफ। जब भी हम मनी बिल की बात करते हैं माय फ्रेंड्स, जब भी हम मनी बिल की बात करते हैं माय फ्रेंड्स के, तो वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। इट इज़ अंडर दी लोकसभा। हमने कई बार डिस्कस किया है कि वो जब भी हम मनी बिल की बात करते हैं तो इट इज़ अंडर दी लोकसभा, ये लोकसभा के अंडर आता है ना। तो ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना है, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। तो लोकसभा अगर मनी बिल की बात करती है तो ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इसमें राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। तो ये मनी बिल होता है ना माय फ्रेंड्स, तो इसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है ना माय फ्रेंड्स। अगर आप क्या करते हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लोकसभा में आपने पास किया, तो इसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है ना। तो अब क्या होता है ना कि जब हम मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना होता है, जब हम मनी बिल को पास करना होता है, तो हम समरी बनाते हैं। हम जो इस मनी बिल की, उस बजट की, उस स्पेशल मनी बिल की क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक बिल की क्या बनाते हैं माय फ्रेंड्स, तो उसका क्या बनाते हैं हम कि समरी बनाते हैं। तो समरी बना के बाद हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को वो समरी दिखाते हैं। जो प्रेसिडेंट की जो साइन होती है, वहाँ पर प्रेसिडेंट जो साइन देता है वही होती है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वही होती है परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट उस बिल के लिए। हम क्या करते हैं, समरी पर जो साइन लेते हैं प्रेसिडेंट की, वही होता है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट माय फ्रेंड्स। तो मनी बिल इज कम्प्लीटली अंडर द लोकसभा, और अगर ये लोकसभा में पास हुआ तो ये राज्यसभा जाएगा क्या, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जाएगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा को क्या होता है ना, 14 डेज का एक पीरियड दिया होता है, 14 डेज का एक डिफाइनेट इंटरवल दिया होता है कि अगर 14 डेज में अगर ये मनी बिल को पास करना चाहते हो, पास करो, या रिकमेंडेशन के साथ लोकसभा में भेज दो। हाँ, बट ये लोकसभा में जो रिकमेंडेशन, ये जो राज्यसभा से जो रिकमेंडेशन जाती है लोकसभा में, तो वो क्या होती है, बाइंडिंग नहीं होती। वो लोकसभा बाइंडिंग नहीं होती। ऐसा नहीं कि लोकसभा वो रिकमेंडेशन मानी है, ऐसा कुछ नहीं कि लोकसभा वो उसकी मर्जी, लोकसभा वो मान सकता है या नहीं मान सकता। क्यों ऐसा, क्यों हमने पता है कि हमारा थंब रूल है कि मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द लोकसभा। वैसे जो भी हैंडल करेंगे वो सब लोकसभा में हैंडल होंगे, उसे सब लोकसभा के स्पीकर हैंडल करेंगे, वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा में यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है ना, जो 14 डेज का नोटिस दिया होता है, अगर तुम पास करो या रिकमेंडेशन का लोकसभा में भेजो, ये रिकमेंडेशन लोकसभा मानेगा या नहीं मानेगा। बट आफ्टर दी 14 डेज इट इज डीम्ड टू बी पास्ड, ये ध्यान में रखता है, आफ्टर दी 14 डेज इट इज डीम्ड टू बी पास्ड। तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या होता है, वीटो पावर नहीं यूज कर सकते। अगर यहाँ पर लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में रिकमेंडेशन दिया, तो आफ्टर द 14 डेज इट इज डीम्ड टू बी पास, हम समझ लिया जाता है कि 2 हाउसेस में ये पास हो गया, लोकसभा में भी ये पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया आफ्टर द 14 डेज। बट ये बाद में क्या जाता है, प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के लिए जाता है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर वीटो पावर यूज नहीं कर सकते। जो 3 पावर्स दिए होते हैं प्रेसिडेंट को, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं, तो वीटो पावर्स यहाँ पर यूज नहीं होते इन केस ऑफ मनी बिल। कोई वीटो पावर्स यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते मैंने प्रेसिडेंट जी। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पास कर देते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पर उस समरी पर साइन कर सकते हैं, दैट इज प्रायर रिकमेंडेशन दे सकते हैं, प्रेसिडेंट दे देते हैं ना। तो आपको समझ में आ गया। तो मनी बिल, जो भी बिल्स यहाँ पर होता है, तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी लोकसभा। जो भी इंट्रोड्यूस करना है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा होते हैं, जहाँ पर चेयरमैन ऑफ द लोकसभा नहीं होते। क्यों नहीं होते, बिकॉज ये एक चेयरमैन ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जहाँ पर लोकसभा के मेंबर्स या लोकसभा के स्पीकर ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑडियंस। तो इसीलिए हमने लोकसभा की जो मनी बिल्स जो होते हैं वो अंडर दी लोकसभा दिए हैं। जो भी आपको करना है आप लोकसभा कर सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब आते हैं कॉमन ऑप्शन क्या चीज़ें होती हैं। तो अब जो आता है ना कि हमने क्या किया कि 1921 जब क्या होता है, भारत इंडिपेंडेंट होने से पहले हमारा क्या बिल क्या था, वो कॉमन हम क्या करते थे, बिल पेश करते थे। कॉमन जो बजट होता था हमारा कॉमन, वो बिल पेश करते थे, सब चीज़ों को मिला के, सब सेक्शंस को मिला के। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 1921 में अकॉर्ड कमेटी के थ्रू ये क्या किया कि
बिल्स को क्या किया, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ये बिल्स जो पेश होंगे, जो बजट जो पेश होंगे, तो वो सेक्शंस में डिवाइड किया। ये सेक्शंस के अलग बजट पेश होंगे, ये सेक्शंस के अलग बजट पेश होंगे, तो ये कॉमनली पेश नहीं हो सकते, है ना माय फ्रेंड्स। तो इन 1924 में क्या किया कि रेल बजट को और जनरल बजट को अलग अलग कर दिया। ये अलग अलग सेक्शंस में इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए, अलग अलग सेक्शन में इसके एस्टिमेट वैल्यूज़, इसके डिटेल्स, एक्चुअल वैल्यूज़ को अलग अलग कर दिया जाए। इन 1924 में ब्रिटिशर्स ने ये किया, है ना, एक्वर्ड कमेटी के थ्रू। तो रेल बजट का एक अलग ये क्या हुआ, रेल बजट का एक अलग ये हुआ बजट हुआ, और जनरल बजट जो होता है हमारा सब मिला के, तो वो अलग एक पेश किया जाए। तो ये वहाँ पर आफ्टर द इंडिपेंडेंट, बिफोर द इंडिपेंडेंट यहाँ पर ये चीज़ चेंज हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ये चेंज हुआ था एक्वर्ड कमेटी। तो वहाँ से इन 2017 में जो नीति आयोग को लगा, नीति आयोग ने सोचा था ये तो गलत हो रहा है ना, ये तो गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते, कि फिर से हमने क्या किया, कॉमन बजट पेश करने की जो सोच है वो फिर से हमने रिपीट किया। तो कॉमन बजट पेश किया जाए कि रेलवे बजट और जो होता है ना जनरल बजट को कहीं नहीं डिवाइड नहीं किया जाए, सबको कॉमनली पेश किया जाए, है ना। तो ये तो क्या होता है ना, ये गलत हो रहा है। ऐसे नीति आयोग ने इन 2017 में क्या किया, ये ठहराया कि अगेन कॉमन बजट को, ये अगेन कॉमन बजट की जो सोच होती है, जो कॉमन बजट का जो प्रपोजल होता है, वो प्रपोजल फिर से पेश किया जाए, कॉमनली सब बजट को यहाँ पर पेश किया जाए, ना कि अलग अलग सेक्शंस में ये बजट पेश किया जाए। तो क्या होगा, इन 2017 में नीति आयोग ने ये डिस्कस किया। तो ये आप कुछ भी करो माय फ्रेंड्स, है ना। तो पहले क्या होता है ना, ये स्टेप्स कैसे आगे, पहले कॉमन बजट पेश होता था, फिर एक्वर्ड कमेटी के थ्रू रेल बजट और जनरल बजट को, फिर क्या होगा, सेपरेट बजट पेश किया गया, फिर अगेन 2017 में फिर से कॉमन बजट को पेश करने की अनुमति दी गई। तो अब अभी क्या होता है ना, इन प्रेजेंट सिचुएशन में हम कॉमनली सब बजट को क्या करते हैं, पेश करते हैं पार्लियामेंट में, इन लोकसभा में, है ना माय फ्रेंड्स। तो आप कुछ भी करो, ये हर एक गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि आप बजट को पेश करो, बजट में आप कैसे भी कॉमनली पेश करो या सेक्शंस में पेश करो, ये सब इज टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट को चाहेगा कि ऐसे ऐसे बजट को बनाना है, ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर वैल्यू निकालने, तो वो ऐसे कर सकता है ना, ये टोटली डिपेंड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो बट ये ऐसा नहीं कि आप बजट निकाल ही नहीं सकते, आपको बजट निकालना ये मैंडेटरी है। आपको सिटीजन्स के सामने, जो इंडिया के सामने ये बजट को पेश करना, जो पार्लियामेंट में ये बजट को पेश करना, इट इज़ ए मैंडेटरी, ये मैंडेटरी होता है माय फ्रेंड्स। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि बजट ये साल निकाला अगले साल नहीं निकाला, नहीं, आपको हर साल ये मैंडेटरी होता है कि बजट आपको निकालना ही है ना। तो ये एक कंपलसरी दिया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप विदाउट बजट पार्लियामेंट का कामकाज नहीं कर सकते, आपको बजट निकालना जरूरी होता है। मनी बजट हो या कोई भी एक्सपेंडिचर वैल्यूज़, कोई भी आपको डिटेल्स, एक्चुअल वैल्यूज़, जो भी स्टेप्स होते हैं, तो आपको क्या होता है, वो आपको निकालना जरूरी होता है। इट इज़ मैंडेटरी, है ना, टू पब्लिश द बजट, ये समझ लो, इट इज़ मैंडेटरी। तो ये था हमारा लेक्चर बजट पार्ट 1। हम बजट पार्ट 2 में और एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस बजट का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा माय फ्रेंड्स, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करें जरूर अनअकैडमी के कोर्सेज को। हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है माय फ्रेंड्स। तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।